वो एक चौकोर कमरा था जिसकी लंबाई सिर्फ 4 फुट और चौड़ाई भी सिर्फ 4 फुट थी। उस छोटे से कमरे में वो बिल्कुल अकेला था। उसे उस कमरे में बंद हुए बहुत देर हो चुकी थी। वो रोया, चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। और सुनते भी कैसे? ये कमरा तो साउंड प्रूफ भी था। उस कमरे में 4 खिड़कियां भी थीं जिन पर शीशे लगे हुए थे, लेकिन उन पर उस तरह से सियाह पर्दे लगाए गए थे कि वो तो उनसे बाहर की दुनिया को देख सकता था, लेकिन बाहर के लोग उसे नहीं देख सकते थे। वो उसके पास से गुजरते तो वो शीशे पर हाथ मारकर उन्हें मुतवज्जा करने की कोशिश करता, लेकिन उसके नन्हे से हाथ कितनी आवाज़ पैदा कर सकते थे? वो था भी तो सिर्फ 4 साल का। कमरे में ऑक्सीजन कम होती चली जा रही थी। उसे रोते हुए भी बहुत देर हो चुकी थी। रोते रोते उसकी आंखें धुंधलाने लगी तो उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से आंसू पोंछने की कोशिश की, तो उसे लगा कि उसके हाथों पर लगने वाले सिर्फ आंसू नहीं हैं। कमरे की खिड़कियों पर सियाह पर्दे होने की वजह से कमरे में रोशनी बहुत कम थी, लेकिन इस रोशनी में भी उसे पता चल ही गया कि उसके हाथों पर लगने वाले सिर्फ उसके आंसू नहीं हैं, बल्कि उसका अपना खून भी है, जो उसकी आंखों और नाक से बहना शुरू हो चुका था। उसका दिल बंद होता चला जा रहा था। उसके होंठ कपकपा रहे थे और कपकपाते होंठों पर भी सिर्फ एक ही नाम था, माँ का। मम्मा, मुझे बचा लो। ये कहानी है 4 साला हुसैन की, जो शायद अनाओं पर कुर्बान हो गया, और वो भी ईद कुर्बान से सिर्फ 2 रोज कबल। मैंने जिसे प्रोग्राम के आगाज में 4x4 का एक कमरा कहा, वो एक कार थी। एक ऐसी कार जिसका केबिन सिर्फ 4 फुट चौड़ा, 4 फुट लंबा और 4 ही फुट ऊंचा था, जो उस 4 साल के बच्चे के लिए 2.5 घंटों तक मौत का चैम्बर बना रहा। उस कार के शीशे इस हद तक सियाह थे कि उनसे अंदर कुछ देखना नामुमकिन था। कार के केबिन में शदीद गर्मी में वो पसीने से भीग चुका था, और इन्हीं भीगे हाथों से वो कार के शीशे पर हाथ मारता रहा, और शीशे पर उसके हाथों के निशान बनते गए। वो बिलखता रहा, सिसकता रहा, तड़पता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद को ना आया, और आता भी कैसे? और उसने कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर जिम का बैग सीट पर रखना चाहा तो वहाँ 4 साला हुसैन जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला था। उसकी आँख, नाक, मुंह और कानों से खून बह रहा था। ये कहानी आज आपको सुनाते हुए मेरा दिल भी गम से फटा जा रहा है, क्योंकि मैं खुद भी औलाद के दुख से गुजरा हूँ। यौम शहादत हुसैन पर बम धमाके में बाज़िल सिद्दीकी की शहादत के वक्त उसकी उम्र भी नन्हे हुसैन के आसपास ही थी, और औलाद का दुख कोई औलाद वाला ही समझ सकता है। ये वाक़या गुज़िश्ता साल 15 जून का है, जब शहर में सूरज वाकई आग बरसा रहा था। 45 डिग्री दर्जा हरारत तो उन दिनों मामूल की बात थी, वो भी एक ऐसी ही तपती दोपहर थी। सादा सी कहानी तो यूं है कि तकरीबन 1:30 बजा था जब हुसैन के ताया खलीकुज़्ज़मा अपनी बहन अर्जुमन को उसके घर से लेने अपनी कार में निकले तो हुसैन उनके साथ था। आधे घंटे में ही ठीक 2 बजे वापसी हो गई, और अब खलीक की बहन और उनके 3 बच्चे भी हमरा थे। गाड़ी घर के गैराज के अंदर लाए जाने के बजाय घर के दरवाजे पर ही खड़ी कर दी गई। सब गाड़ी से उतरे और घर के अंदर चले गए। नहीं उतरा तो 4 साल का हुसैन नहीं उतरा। गाड़ी फुली ऑटोमेटिक थी और ना जाने कब लॉक हो गई। लेकिन ये कहानी इतनी सादा नहीं है। इस कहानी में एक ट्विस्ट है जिसने सारे वाक़े को एक इत्तेफाकी हादसे से ज़्यादा एक सोचा समझा कत्ल बना दिया। ज़रा सीसीटीवी फुटेज को देख लेते हैं, दोबारा से देखते हैं। सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है कि गाड़ी के घर के दरवाजे पर रुकते ही ड्राइविंग साइड से हुसैन के ताया उतरते हैं और पैसेंजर साइड से एक छोटे बच्चे को गोद में लिए उनकी बहन अर्जुमन। इसी दौरान पिछला दरवाज़ा भी खुलता है और अर्जुमन के दोनों बच्चे भी कार से बाहर निकल आते हैं। इसी सीसीटीवी में देख सकते हैं कि हुसैन अभी तक गाड़ी से नहीं उतरा है। अर्जुमन अपनी गोद में मौजूद बच्चे को हुसैन के वालिद और अपने भाई यावर की गोद में दे देती हैं, जो इसी दौरान गाड़ी के करीब आ चुका होता है, और फिर झुककर
गाड़ी की अगली सीट से सामान निकालने लगती हैं। लेकिन ये क्या, हुसैन तो अभी भी गाड़ी में ही था। अर्जुमन ने अपना सामान निकाला तो उसे हुसैन क्यों नहीं नजर आया? अर्जुमन को तो हुसैन गाड़ी में नजर नहीं आया, लेकिन जब 2.5 घंटे बाद खलीकुज्जमा को हुसैन की गाड़ी में मौजूदगी का पता चला तो ताया भतीजे को पहले घर के अंदर ही ले गए, लेकिन शायद फिर हालत देखकर उसे करीबी निजी अस्पताल ले जाया गया और वहां से आगा खान, क्योंकि निजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने तो हुसैन की कंडीशंस देखकर हाथ खड़े कर लिए थे, लेकिन माँ को उस वक्त तक भी कुछ पता नहीं था। 4:30 बजे के करीब मेरी जेठानी मुनज़्ज़ा आती हैं और वो कहती हैं कि बहुत शोर वाली आवाज़ थी और कहने लगी कि आपको पता है हुसैन गाड़ी में बंद था। अच्छा, मैंने ये सुना तो मेरे जो सबकॉन्शियस में बात थी वो ये थी कि ये जो गाड़ी खड़ी होती है ये अंदर पार्क होती है और बच्चे अक्सर गाड़ी में बैठ जाया करते थे एसी चला के, तो सारे बच्चे निकल गए होंगे, हुसैन अंदर रह गया होगा। मेरे जहन में ऐसी उसी फौरी तौर पे जो बात आई वो ये थी। लेकिन वो जो मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे बेड पे, तो वो जंप करके, बहुत बड़ी बड़ी जंप करके वो जिस तरह से नीचे उतरे हैं, तो मतलब जिस स्पीड के साथ वो उतरे हैं, और मेरे बाकी जो 2 जेठ थे वो हुसैन को लेके जाने लगे। और जब तक मैं नीचे पहुंची हूँ तो यावर भी उनके साथ गाड़ी में बैठ के जा चुके थे। मैंने हुसैन को घर पे नहीं देखा। ये लोग दारुल सैद हॉस्पिटल लेकर गए। मुझे तब तक नहीं पता, ना कोई मुझे बता रहा था। इवन के वहाँ बच्चे कुछ बातें करने लगे कि हुसैन का दरवाज़ा किसने बंद किया था। ये बात मेरे बड़े जेठ की बेटी ने कही तो मेरी नंद ने उसे बहुत डांटा और फिर उसे कमरे से बाहर भेज दिया। बाद में यावर ने फ़ोन करके खतीजा को भी आगा खान अस्पताल बुला लिया, जहां जिगर के गोशे को देखकर माँ का जिगर तो छलनी हो गया। मैं आगा खान हॉस्पिटल पहुंची हूँ तो वहाँ तकरीबन 6 बज रहे थे और हुसैन तकरीबन दारुल सैद में 2 घंटे वहाँ पर रहा है, क्योंकि ये 4:30 गए हैं और 5:30 से 6:30 बजे ये लोग आगा खान हॉस्पिटल आए हैं तकरीबन। वो जब आया है हॉस्पिटल में तो एमरजेंसी में जब मैंने हुसैन का देखा कि हुसैन के तो बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है, उसकी नाक से, कान से, मुंह से खून निकल रहा है, आँख से, हर जगह से खून निकल रहा है। मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी तो डॉक्टर्स ने कहा आप अपने आप को संभालें, हम आपके बच्चे को अच्छे से देखेंगे, आप प्लीज़। तो मैंने यावर से पूछा, यावर ये क्या है, ब्लीडिंग क्यों हो रही है, इसमें क्या ब्लीडिंग किस वजह से हो गई? तो कहा वो CPR दिया है, दिल जब बंद हो जाता है तो CPR देते हैं तो उसमें ब्लीडिंग हो जाती है। बहरहाल हम लोग दुआओं में मशगूल हो गए, दुआ करते रहे। एमरजेंसी में मैं थी और सूरह यासीन शरीफ पढ़ रही थी तो इनके मामू आए और इनके मामू ने कहा कि तुम लोगों ने पिछली बारी से भी सबक नहीं लिया। रुकिए ज़रा, पिछली बारी से सबक, ये क्या कहानी है? हुसैन की कहानी को यहाँ ज़रा सा पॉज करते हैं और ज़रा इस कहानी को सुन लेते हैं जिससे सबक लेना चाहिए था। आज से तकरीबन 3.5 साल पहले मेरी बेटी सारा को ये बड़े जो जेठ है ये लेकर गए और सिर्फ सारा को नहीं, बाकी 5 बच्चे थे जिनमें उनके भी 3 बच्चे थे और बाकी दूसरे भाई के बच्चे थे। उनको लेकर गए करीमाबाद अपने ननियाल। सारे बच्चों को गाड़ी से उतार लिया लेकिन मेरी बेटी को गाड़ी में बंद करके ऊपर चले गए। अच्छा, ये वाक़या मुझे नहीं पता था, ना इन्होंने मुझे अपनी ज़बानी बताया। ये मुझे तब पता लगा जब जिन रिश्तेदार के घर ये लोग गए थे चांद रात को, बकरा ईद की, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाभी आपको पता है ईद की दावत पे जब मैं गई थी कि सारा के साथ क्या हुआ था। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं ब्लैंक थी। तो वो समझ गई कि शायद भाभी को पता नहीं है। तो मैंने कहा नहीं आप बताएं, मुझे कुछ पता है। हाँ, सारा को घर वो हुई भी थी। तो कहेंगे हाँ, सारा को हमने बहुत मुश्किल से टैकल किया,
सारा को वॉमिट हो गई थी, सारा की तबीयत ख़राब हो गई थी, सारा गाड़ी में लॉक हो गई थी। और खुर्रम जो जेठ थे वो लेकर आए वो सारे बच्चों को ले आए, लेकिन सारा गाड़ी में बंद थी। पता लगा महल्ले वालों ने गाड़ी का शीशा तोड़ के बच्ची को निकाला और बताया कि ये बच्ची जो है, आपके घर जो मेहमान आए हैं वो इस बच्ची को गाड़ी में भूल गए। ये तो आदि मुजरिमों वाली हरकत हुई। अपना बच्चा कोई नहीं भूल रहा, भूल रहे हैं तो खतीजा के बच्चों को। और इत्तेफाक देखिए कि उस वक्त भी वाकया बकरा ईद पर ही पेश आया और इस बार भी। खैर, वापस आगा खान अस्पताल चलते हैं, जहां डॉक्टर्स उस नन्ही सी जान को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। मामू मुझे तसल्ली दे रहे थे। इतनी देर में डॉक्टर साहब आई और वो कहने लगी कि देखें, हम आपको जो है झूठी कोई तसल्ली नहीं देंगे। हमारे पास वो बच्चे आ रहे हैं जो सिंपल पंखे के नीचे हैं, वो इमरजेंसी में आ रहे हैं। आपका बेटा 2.5 घंटे गाड़ी में बंद रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे का जो ब्रेन होता है वो डैमेज हो जाता है। तो हम हुसैन का सिटी स्कैन करेंगे। हुसैन का सिटी स्कैन हुआ, पता लगा हुसैन का ब्रेन बिल्कुल डैमेज हो गया। पता लगा कि हुसैन के बाकी ऑर्गन्स ने भी काम करना छोड़ दिया। डायलिसिस के लिए डॉक्टर को बुलाया गया। तो फिर बाद में पता लगा कि वो भी नहीं हो सकता। बहुत टफ़ टाइम था ये। मेरी फैमिली मेम्बर्स में सारे मेरे साथ थे उस रात। लेकिन रात को तकरीबन 4:30 बजे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ और आईसीयू में मेरा बच्चा है जो वेंट पे है। जिस वक्त वो आगा खान में आया है तब से वो वेंट पे है, उसके वाइटल्स नहीं आ रहे। सीटी स्कैन इतना रिस्की था कि ब्लड प्रेशर नहीं था मेरे बच्चे का ना होने के बराबर। वो सब कुछ वेंट पे चल रहा था। उस सिचुएशन में मेरे जो जेठ हैं वो मेरे शौहर को लेकर चले जाते हैं। ना मैंने उनसे आर्ग्यू किया, ना कुछ बोला। जब सुबह डॉक्टर की कॉल आती है, सुबह तकरीबन 7 बजे, हुसैन के जो पेरेंट्स हैं वो आ जाएं। मैं गई तो उन्होंने मुझे बताया कि हुसैन के बचने के कोई चांसेस नहीं है। जब मुझे ये बात पता लगी तो फिर मैंने अपने घर वाले जो मेरे मौजूद थे उन्होंने यावर को कॉल की। तो वो यावर आए अपने भाई के साथ। तो डॉक्टर कह रहे थे कि वेंट से हटा दें तो बेहतर है, क्योंकि हुसैन की बॉडी स्वेल हो रही थी, पर्पल हो रही थी, पाँव वगैरह। मेरा इतना खूबसूरत बच्चा और लोगों ने बेदर्दी से मार दिया। कोई जानवर के बच्चे को भी नहीं मारता ऐसे, उन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया। मैंने अपने बच्चे को बेड से खुद निकलते देखा है। विदिन सेकंड्स मेरा हुसैन बेड हटने के बाद चला गया। और फिर आ गया ईद का दिन, बकरा ईद का दिन, तमाशे से भरपूर दिन, जब खतीजा और यावर हमें हुसैन से निढाल थे कि इसी दौरान हुसैन को कार में भूल जाने वाले ताया खलीकुज़्ज़मा ने खतीजा पर हाथ उठा दिया। वजह क्या थी? सुबह 9 बजे सो के उठी हूँ तो ये ईद का दिन था, बकरा ईद, कुर्बानी का दिन, हुसैन की कुर्बानी। मेरे हस्बैंड भी उठ गए। तो जब वो नमाज़ पढ़ने लगे तो वो बहुत फूट फूट के रोने लगे, बहुत रोए वो। तो उन्होंने कहा खदीजा अभी के अभी चलो, हम हुसैन के पास थे। तो हम हुसैन के पास गए। मैंने वहाँ तकरीबन हम लोग 1.5 घंटा रहे, सूरह बकरा पढ़ी मैंने। मैं जब घर आई हूँ तो मेरे घर वाले आए हुए थे। मैं जब घर में एंटर हुई हूँ तो मेरे ससुर ने जिस कमरे में मेरा हुसैन था आखिरी वक्त में,
मैं वहाँ बैठने लगी तो मुझे बहुत ज़ोर से झड़कते हुए अपने उस खलीक के बेटे को मालिश कर रहे थे, सर में तेल लगा रहे थे। इतनी एनर्जी थी उनके घर में। उनका पोता जो है, उनके पोते की डेथ हो गई है, लेकिन उनके अंदर इतनी एनर्जी थी कि वो उसको मालिश कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा, मैं जब बैठने लगी अपने भाई के साथ सोफ़े पर, तो वो कहने लगे, उठो यहाँ से और जाओ जाके ड्राइंग रूम में बैठो। वहाँ मेरे भाई भाभी वगैरह सब लोग बैठे हुए थे। मैं वहाँ गई। इतनी देर में मेरी फ्रेंड की कॉल आई ताज़ियत के लिए। तो मैं ड्राइंग रूम से बाहर जाके जब मैं कॉल अटेंड करने लगी तो मैं देखती हूँ कि वो उसी गेट से जहाँ जो गाड़ी में मेरे बेटे को बंद किया था, उसी गेट से जो है मेरी सास आती हैं और गोश्त का इतना बड़ा थैला लेके वो उस पर डाइनिंग टेबल पे पटकती हैं और बहुत बुरा भला कहते हुए जाती हैं। पीछे पीछे उनका जो बड़ा बेटा है और मुनज़्ज़ा बहू, तो वो कहती है, क्या हुआ अम्मी, क्या हुआ अम्मी। इतनी देर में जो है वो बड़ा बेटा आता है और यावर जो मेरे हस्बैंड ड्राइंग रूम में थे मेरी फैमिली के साथ, तो उसको, यावर जल्दी आ इधर आ, तो बुलाकर लेकर चले जाते हैं। मैं अंदर गई, कॉल पे बात करके कट करके। मैं कब बाहर तो ये मामला हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है अचानक से। तो फिर मैं गई हूँ, बैठी हूँ। इतनी देर में ये जो खलीक है, कातिल जैसे मेरे बेटे को गाड़ी में बंद किया, मार दिया, वो कहता है, फटाफट जल्दी से यहाँ से उठो और ऊपर जाओ। मैं उठी। मैंने कहा, क्यों खलीक भाई, क्यों बाबर भाई, इनको बाबर भी कहते हैं। तो वो आगे बढ़े और मेरे ऊपर हाथ उठाया। तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे भाई ने चीखते हुए उसकी तरफ आए और फिर उससे मुझको बचाया और उसको मेरे शौहर ने घसीट धक्का देते हुए उसको दूसरे कमरे तक लेकर गए। इसे उसमें उनकी मदर, मेरी सास, ससुर, नंदें, जेठानियाँ, सब लोग, उन लोगों ने बहुत गालम गलोच की, बहुत बुरा भला कहा। मेरी सास मुझे ये इशारा करती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं, और उसको, जो मेरे ससुर हैं, वो कहते हैं मेरे भाई को कि अभी के अभी इसको लेके जाओ, और मुझे वो लोग घर से निकाल देते। तो मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़ के अपने भाई के साथ मैं आ जाती हूँ। ये सब क्यों हुआ कि पता चलता है कि मेरे भाई और मेरी जो बहन है वो सामने वाले घर पे सीसीटीवी फुटेज के लिए गए थे, और ये बात मेरी सास को पता लग गई थी। ये उसका रिएक्शन था सीसीटीवी फुटेज का। इससे पहले जब सीसीटीवी फुटेज मेरी सारा को जब बंद किया था और सीसीटीवी फुटेज का मुतालबा किया था हमने, तो मुझे दूसरी तलाक दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज मांगोगे तो तलाक मिलेगी, और यावर हुसैन के वाक़े से पहले तक खतीजा को 2 तलाक़ें दे भी चुका था। हकीकत तो यह है कि खतीजा को उस घर में कभी कबूल किया ही नहीं गया। 4 साला हुसैन के कत्ल की इस कहानी को समझने के लिए खतीजा और यावर की शादी से पहले से इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं 2015 में एज अ इंटर्न एक प्राइवेट कंपनी में गई। वहाँ जो मेरी मुलाकात हुई यावर से, जो हेड ऑफ़ रिसर्च थे। हमारी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई काफ़ी अच्छी। तो तकरीबन 2016 में उन्होंने जो है डिसाइड किया कि मैं अपनी फैमिली को तुम्हारे घर भेजूँगा। तो उनकी फैमिली आई, उन तकरीबन 2-3 उन्होंने विज़िट किए। उसके बाद फिर जो है उन्होंने बात पक्की कर दी। मिठाई वगैरह खिला के उनकी वालदा, वालिद, भाई बहन, भाभियाँ सब लोग आए और बात पक्की करके वो लोग चले गए। डेट वगैरह डिसाइड करनी थी। फिर उनकी कॉल आती है कि इस्तिखारा सही नहीं आया और हम ये रिश्ता नहीं करेंगे।
तो मैं शॉक्ड हुई कि अचानक से सारी चीज़ें सब कुछ ओके जा रही थी। इस्तिखारा तो पहले किया जाता है जब आप इतना आगे नहीं बढ़ते हैं, मिठाई वगैरह खिलाना, बात पक्की करना, हॉल बुकिंग की डेट्स वगैरह ये सब। बहरहाल मैं अफसरदा हुई, मुझे अच्छा नहीं लगा इस तरीके से जो इनका तरीक़ेकार था। बहरहाल मैं आगे मूव ऑन हुई, मेरा इनसे कोई राब्ता नहीं था और जो है मैंने इन लोगों को जो है मैंने ताल्लुक़ नहीं रखा इन लोगों से, कोई बातचीत नहीं थी। तकरीबन 1.5 साल बाद ये लोग यावर की बहनें मेरी सिस्टर से कांटेक्ट करती हैं और कहती हैं कि आप प्लीज़ हमें घर आने दें और जो है हमें रिश्ता लेकर आना है। और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने सारी जगह देख लिया लेकिन खदीजा जैसी लड़की हमें नहीं मिली, प्लीज़ आप ना आने दें, वो नाराज़ तो नहीं होंगी वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हुई। जब मेरी सिस्टर ने मुझे ये बताया तो मुझे काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन फिर सब ने बिठा के समझाया कोई बात नहीं, उन लोगों को एक बार आने दो। जब वो लोग आए तो फिर काफ़ी मतलब इस तरीके से थे कि आप हाथ जोड़े कि आप प्लीज़ जो है हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई और हमें ये नहीं करना चाहिए था, और ये जो किया वो मेरी अम्मी ने किया, वो बहनें कहती हैं, ख़ास तौर पे वो छोटी बहन। तो फिर वो कहती हैं कि हाँ भाई मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारने आई हूँ। ये यावर की अम्मी के अल्फाज हैं कि मैं अपनी गलती सुधारने आई हूँ और आप जो हैं मतलब जो गुस्सा करना है, जो बोलना है आप बोल लें, लेकिन जो है आप कंसिडर कर लें इस रिश्ते को ना, क्योंकि यावर भी यही चाहते हैं, मतलब मेरा बेटा भी यही चाहता है और ख़ुद खदीजा भी चाहती होगी यकीनन, वो तो मेरी वजह से ये सारा मामला हो गया। ये सब उनकी वालदा के अल्फाज हैं। काफ़ी गौर व फ़िक्र 1.5-2 महीने कंसिड्रेशन के बाद घर पे जब बात हुई तो फिर इसको कंसिडर किया गया। तकरीबन 1.5 साल बाद जो है 1.5 महीने के अल्टीमेटम पे 2018 में हमारी शादी हो गई, 7 फरवरी 2018। यावर की ख्वाहिश पर खतीजा और यावर की शादी तो हो गई थी, लेकिन 1.5 साल पहले खतीजा को मुस्तरद करने वालों ने खतीजा को ससुराल में कभी सुकून का सांस नहीं लेने दिया। वलीमे के अगले दिन ही सास ने खतीजा को मैके भेज दिया और फिर ऐसा बार बार होने लगा और हर बार खतीजा को घर वापस आने के लिए सास, नंदों और जेठ से माफ़ी मांगना पड़ती थी। तकरीबन साल में 6 बार 8 बार ये होता रहा, घर से निकाल देते थे और फिर कहते थे कि माफ़ी तलाफ़ी करोगी फिर ही घर में आ सकोगी। मैं माफ़ी मांगती थी, हाथ जोड़ती थी अपनी सास के आगे, वो मुझे बद्दुआएं देती थी, बहुत कुछ बोलती थी, कर्स लैंग्वेज होती थी। और जो है दूसरी शादी की मुझे हमेशा थ्रेट देती रहती थी। तो इस किस्म के हालात थे और मैं ये सब गुजारा कर रही थी। इन्होंने जो कर सकती थी वो किया कि मैं यहाँ से जान छुड़ा के या जो भी हो मैं चली जाऊँ, बेटा छोड़ दे, जो कि मुंह पे ये कहती थी कि यावर तुम में दम नहीं है, तुम मर्द नहीं हो, तुम इसको फ़ारग क्यों नहीं कर देते। ये मेरे सामने मुंह पे कहती थी। इनकी रोज़ कोई ना कोई बात पे कि खदीजा ने आज ये नहीं किया, खदीजा आज इतने मिनट लेट थी किचन में, और खदीजा ने बर्तन ऐसे नहीं धोए वैसे नहीं धोए। तो ये सारी शिकायतें होती थी डेली बेसिस पे, ये सारा मैं फेस करती थी। सारा के लिए खतीजा के मैके से सालगिरह का केक आ जाए या उसकी पहली ईद पर चांद रात को उसके लिए गिफ्ट्स, तो ये बात खतीजा के ससुराल वालों को ज़रा पसंद नहीं थी। सारा की पहली ईद भी खतीजा को अपने मैके में मनाना पड़ी। उसे ईद के दिन घर से निकाल दिया गया था। खतीजा को पहली तलाक चाय अच्छी ना बनाने पर दी गई थी। चाय यावर को बुरी नहीं लगी थी, बल्कि ससुर मियाँ को बुरी लगी थी। सारा जब 1.25 साल की थी तकरीबन, तो यावर ने मुझे फ़र्स्ट डाइवोर्स दी, सिर्फ इस बात पे कि मैंने चाय अच्छी नहीं बनाई। उनके पापा को मेरी चाय पसंद नहीं आई, तो इस बात पे मेरी सास ने बहुत झगड़ा किया, बहुत ज़्यादा मुझे
मतलब बुरा भला कहा, यावर को कहा, मेरे शौहर को। तो यावर ने मुझसे बाकायदा लड़ाई की और मतलब मुझे काफ़ी सुनाया। और खतीजा को दूसरी तलाक उस वक्त मिली जब मुलजिम खलीकुज़्ज़मा के सारा को कार में भूल जाने से उसकी हालत ख़राब हुई, और वाक़े की इत्तला मिलने पर खतीजा के बहन भाई अपनी भांजी को देखने बहन के घर चले गए। ये बात भी खतीजा के ससुराल वालों को बहुत बुरी लगी और रात के 1 बजे खतीजा को फिर घर से निकाल दिया गया। खतीजा इस बार भी कई दिन अपने मैके में रही और जब माफ़ी मांग कर घर लौटी तो उस रात यावर की वालिदा के कहने पर यावर ने खतीजा को दूसरी तलाक दे दी। मेरी सास ने मेरे शौहर पर प्रेशर डालते हुए ये कहा कि अगर तुम वाकई में मर्द हो तो इसको तलाक दो। मेरे शौहर के मुंह से वो अल्फाज निकले और ये मुझे 2 तलाक़ें हो गई। मैं रोने लगी, बहुत रोई। मेरी सास हंस रही हैं। आप इमेजिन करें कि मुझे सेकंड डाइवोर्स हुई है और वो हंस रही हैं, तो मैं क्या फ़ील करूँगी। लाइक मेरे शौहर भी सख्ते में, वो जिम जा रहे थे, वो बैठ गए और सर पकड़ के बैठ गए, लेकिन वो हंस रही हैं। कहती हैं नफ्सियाती है और इसको जो है नफ्सियाती हॉस्पिटल में डालो। उसके बाद मेरे घर वाले आए, मेरे घर वालों ने बात की, कहा ये कोई अच्छा अमल नहीं है, और वो मुझे लेकर चले गए। सिर्फ खतीजा ही नहीं, खतीजा के बच्चे भी उस घर के दीगर अफराद को एक आंख नहीं भाते थे। मजाक मजाक में बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। कभी ज़रा सी बात पर धमकाते हुए नन्ही सारा के हाथ बांध दिए जाते, तो कभी उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे जाते, और ये सब होता मजाक मजाक में। आप लोगी कोई तुम चीज हाथ में? इधर क्या बोल रही हूँ मैं? तू बेटा ठीक है, रोएगी भी नहीं। सॉरी कर यही सीख लिया बस, कर करके सॉरी, कर करके सॉरी। दादी ने यही सिखाया बस, दादी पहले ने डंडा करती रहे फिर सॉरी कर ले। ये किसी और की पैसों से ख़रीदें, प्रेशराइज़ करें, कुछ भी कर लें, ये कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी तो एक ज़ात है। खतीजा ने हुसैन के लिए इंसाफ मांगने का हतमी फैसला कर लिया था, और इस कहानी में अगर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अलीना राजपर के मज़बत किरदार का जिक्र ना किया जाए तो ये ज्यादती होगी। अलीना ने ज़ाती तौर पर इस केस को मॉनिटर किया और सबसे पहले केस का तफ्तीशी ऑफिसर तब्दील कर दिया। नए तफ्तीशी ऑफिसर ने साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश शुरू की, सीसीटीवी फुटेजेस और गाड़ी का फॉरेंसिक कराया, गवाहों के बयानात लिए, और फिर अदालत में जो चालान पेश हुआ वो 302 यानी कत्ल की दफ़ा के तहत पेश हुआ। दोनों मुलजिमान खलीकुज़्ज़मा और अर्जुमन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और उस रोज दोनों बहन भाई अदालत से फरार हो गए। लेकिन बाद में उन्होंने आला अदालत से जमानत हासिल कर ली। मुलजिमान अदालत में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं, जिस पर अदालत उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर चुकी है। लेकिन अब वो मरहला है जहां केस का ट्रायल शुरू हो चुका है। खतीजा केस को यहां तक तो ले आई है, लेकिन इस सारे मामले में वो तन्हा है। हुसैन सिर्फ उसका बेटा नहीं था, यावर का भी था, लेकिन यावर आज खतीजा के साथ नहीं है। मैं स्टैंड अलोन खड़ी हूँ, अल्लाह मेरे साथ है इंशाल्लाह, और मैं अपनी बेटी की खुद हिफाजत करूँगी और इन लोगों के हाथों कभी इंशाल्लाह नहीं लगने दूंगी, जैसा इन लोगों ने मेरे हुसैन के साथ किया है। कल को अगर मुझे या मेरी फैमिली, मेरी सारा को, मेरे घर वालों को, किसी को कुछ होता है, तो मैं ऑन रिकॉर्ड बोलती हूँ कि इसके ज़िम्मेदार ये कातिल और इसके घर वाले यावर और ये सब लोग होंगे।
अगर मेरी फैमिली को कुछ होता है, क्योंकि जब से ये केस शुरू हुआ है तो मुझे यही धमकियाँ मिलती हैं कि 2 तो मैं दे चुका हूँ, तीसरी मैं दे दूँगा अगर मेरे बहन भाई जेल एक दिन भी गए। तो मुझे ये थ्रेट वगैरह ये मिलती रहती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें दावे बहुत करते हैं कि मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ। इनको अपनी बेटी से कोई प्यार नहीं है। इनको अपने माँ बाप के बच्चों से, उनकी औलाद से ज़रूर प्यार है यावर को, और उनके लिए ये कर रहे हैं जो यावर के ख़ुद के अल्फाज हैं कि मैं अपनी बहन को, भाई को बचाने के लिए अपनी किडनी तक बेच दूँगा। इवन कि मुझे ये भी बताया गया कि तुम्हारे वकील कोई वकील नहीं है, 2-2 रुपए के तुम्हारे वकील हैं। हमने तो वो वकील किया है जो आप लोगों ने नताशा कारसाज वाला केस सुना होगा, तो उसमें जो वकील थे वही हमारे वकील हैं। तो हम तो बड़े रिलैक्स हैं, वो होना कुछ नहीं है। कल को तुम शर्मिंदा होके, जलील होके ही निकलोगी, इस किस्म के ये अल्फाज हैं, जिसके बदले में मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहती। हाँ, और दूसरी ये भी धमकियाँ मुझे मिलती हैं कि अगर मेरे भाई और बहन जेल गए तो बहन के बदले बहन, तो फिर हम इसका बदला लेंगे। हुसैन के लिए इंसाफ मांगने का सफ़र खतीजा के लिए हर गुजरते दिन कठिन से कठिन होता चला जा रहा है, क्योंकि यावर तो उसके साथ नहीं है। और ऐसे में वो यावर को मुखातिब करके इसके सिवा और कह भी क्या सकती है? यावर, हुसैन तुम्हारा भी बेटा था। वो कितना तुमसे प्यार करता था, तुम भी उससे प्यार करते थे। लेकिन आज तुम जहाँ खड़े हो हुसैन के ख़िलाफ़, हुसैन के कातिलों के साथ उनका मुहाफ़िज़ बनकर, क्या हुसैन रोज़े महशर तुमसे सवाल नहीं करेगा, नहीं पूछेगा? ये उसकी आहें हैं, ये उसकी बद्दुआएं हैं जो 2.5 घंटे जो मुश्किल से उसने गुजारे, वो तुमसे सवाल करेगा। वो सारी ज़िंदगी सवाल करेगा, वो रोज़े महशर तुमसे सवाल करेगा। कहाँ है मेरी वो मोहब्बत? तुम अपने भाई की मोहब्बत, अपनी बहन की मोहब्बत, अपने माँ बाप की मोहब्बत, वो सब निभा रहे हो। कहाँ है औलाद की मोहब्बत? उस नन्ही सी जान की कैसे जान निकली है, किस वजह से निकली है? मच्छरों पर तुम किस तरीके से अपनी माँ के कहने पे मेरे 2 दिन ख़राब करते थे। आज तुम्हारे प्यारे बेटे की जान ले ली तुम्हारे इस कातिल बहन भाई ने। तुम उनके साथ खड़े हो। तुम्हारा ज़मीर खुद तुमसे सवाल करेगा और कर रहा होगा, लेकिन तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि तुम एक अंडर प्रेशर फैमिली में ग्रो हुए हो। तुम कभी कोई डिसीजन ले नहीं सकते, तुमने कभी कोई डिसीजन लिया नहीं, तो तुम ऐसी ही ज़िंदगी गुजारना पसंद करोगे, और तुमने वही ज़िंदगी चुनी। हुसैन एक जिंदगी से भरपूर बच्चा था। स्पाइडरमैन उसका पसंदीदा करैक्टर था। स्कूल जाना उसे पसंद था, और कहीं जाने से पहले माँ को हार्ट बनाकर फ्लाइंग किस देना उसका महबूब मशगला था। खतीजा आज भी हुसैन की बातें करते हुए थकती नहीं है, और ऐसे में उसकी आवाज़ कपकपा जाती है और आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। हुसैन की आवाज़ बहुत मीठी थी। आजकल वो बहुत बोलता था, मम्मा सॉरी, मम्मा आई एम सॉरी। वो हर चीज़ में बहुत हैप्पी होता था, बोलता था, बहुत मीठे से बोलता था, मम्मा आप भी चलो नीचे, मम्मा आप भी चलो नीचे। मैं उसके पास खड़ी होती थी। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, हुसैन जब स्कूल जाता था वो 3-4 चीज़ें करता था, और ये किए बिना वो जाता नहीं था। वो नीचे जब जब उतरता था वो तब तब ये करता था, मम्मा को हार्ट देता था ऐसे,
मम्मा को फ्लाइंग किस देता था, टाटा करता था और थोड़ा सा डांस करता था। ये 4 चीज़ें करता था। आज भी मैं जब उसकी कब्र पे जाती हूँ, ये 4 चीज़ें वापसी में ज़रूर करती हूँ। वो हमेशा जब नीचे उतरता था ये सब करके उतरता था। वो मुझे खड़ा रखता था सीने में, मम्मा यहाँ खड़ी रहे जब तक कि मैं नीचे ना चला जाऊँ। वो इतनी मोहब्बत करता था, लेकिन ये उनके लिए कुछ नहीं था। ये कीड़े मकोड़े की हैसियत रखता था, क्योंकि ना इनके दिलों में हुसैन के लिए कोई गम है, ना ये हुसैन को याद करते हैं, बल्कि ये कहते हैं होने वाली बात थी, हो गया। इसकी मौत ऐसे लिखी थी, फिर अल्लाह जाने किसकी मौत कैसे कैसे लिखी हुई है। अल्लाह जाने आने वाले वक्त में इन जालिमों के साथ क्या होता है अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह बेहतर जानता है। इनको कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है। ये जंग खदीजा तन्हा नहीं लड़ सकती, उसे सोसाइटी का साथ चाहिए। वो जस्टिस फॉर हुसैन चाहती है और इसीलिए उसकी पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील है कि उसका साथ दें, ताकि आइंदा कोई हुसैन किसी की अना की भेंट ना चढ़े। मैं आप सबसे, माओ से, बाप से, सबसे, जो साहिब औलाद है, जो साहिब औलाद नहीं भी है, जो बच्चों का दर्द रखते हैं, उन सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के मेरा साथ दें। मैं कमज़ोर लाग़िर इंसान हूँ, स्टैंड अलोन खड़ी हूँ, अल्लाह की मदद से खड़ी हूँ, बहुत सारी चीज़ों का मुकाबला कर रही हूँ, और अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि जल्द अज जल्द इन ज़ालिमों को अल्लाह पाक इनके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। मैं एक मजबूर माँ थी, मैं अपने बच्चों के लिए अपना घर बचा रही थी। मुझे नहीं पता था इस घर ने मेरा बच्चा ही मार दिया और मार देगा, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, वरना मैं बहुत पहले अपने बच्चों को लेके कब कि मैं यहाँ से इस जहन्नम से निकल जाती। इन लोगों ने मुझे मेरा बच्चा मार दिया। इन लोगों को ज़रा रहम नहीं आया, क्योंकि इनका टारगेट मैं थी और वो इनको अचीव हो गया। उसके लिए किसी भी हद तक जाते और ये गए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहूँगी, अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि इन यजीदियों से मुकाबला करते करते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आपकी एक थोड़ी सी मदद मेरे लिए इंसाफ ला सकती है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं। या आप सबके लिए अवेयरनेस भी है, ये सब के लिए कि कुछ ऐसा बुरा होने लगे उससे पहले आप अपनी औलाद पे कुर्बानी ना दें, आप अपने घर की कुर्बानी दे दें। क्योंकि दुनिया में ऐसे जालिम लोग होते हैं और ऐसे डमी हस्बैंड होते हैं जो अपने माँ बहनों और भाइयों, बाप इनका डमी है, इनके वालिद साहब डमी हैं जो इनकी वालदा के हुक्म के मुताबिक चलते हैं। मेरा शौहर अपनी वालदा का डमी है और उन्हीं के मुताबिक चलता है, जो आज अपने बेटे के हक के लिए भी नहीं खड़ा हुआ है, जो आंखों पे पट्टी बांध के खड़ा हुआ है। यही बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि लोग, वो माएँ, वो लड़कियां, वो औरतें ऐसे लोगों को पहचान के अपने बच्चों की और अपनी ज़िंदगी बचा सकें। अपना घर नहीं, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी बचाओ। ये मेरे ऊपर बीती है, मैंने बहुत बड़ा नुकसान किया है घर बचाने के चक्कर में कि माँ बाप का साया रहे बच्चों के सर पे। लेकिन मेरा शौहर एक नंबर का डमी, मामास बॉय,
जो अपनी माँ के भाइयों के इशारों पे जो वो कहते वो करता आया और आज भी उसने वही किया। खुदारा आप ऐसे लोगों से बचिए, मेरे नुकसान से सबक लीजिएगा। और मेरी एक छोटी सी अपील है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि ये लोग बेनकाब हों कि ये जहाँ जहाँ बैठे, इस्लामाबाद पहुँच गए, जहाँ भी पहुँचे इनके असली चेहरे सारी दुनिया देखे। एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है और ये एक मासूम बच्चे का कत्ल है जो बहुत हंसता खेलता गया था। उसे नहीं पता था मैं लाचार, मजबूर, बेबस हो जाऊंगा इस गाड़ी में। उसे इस गाड़ी का कुछ नहीं पता था। ये कातिल अपने बच्चों को सिखाता था गाड़ी में कैसे उतरना, कैसे बैठना है। मेरे बच्चों को कुछ नहीं पता था, वो आते थे जाते थे बस। ये मेरा 3.5 साल का बच्चा, इसको कुछ नहीं पता था और वो लॉक लगाते हुए चला गया आगे। मेरे बेटे ने बहुत कोशिश की, वो बहुत बेबसी के आलम में रहा। आप प्लीज़ हुसैन के लिए खड़े हो जाए। निस्बत हुसैन, ये जो नाम रखा है मैंने, निस्बत हुसैन से, प्लीज़ इसके लिए खड़े हो जाए। मुझे सुकून नहीं आएगा जब तक इन लोगों कातिलों को सज़ा नहीं मिलेगी। हमारा निज़ाम इंसाफ 4 साल हुसैन के कातिलों को सज़ा और खतीजा को इंसाफ देने में अभी तक नाकाम है। हुसैन के कातिल आज भी आज़ाद हैं और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें तो ये यकीन भी है कि नताशा का वकील उन्हें सज़ा नहीं होने देगा। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR।